हेलो डियर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बीए सेकेंड ईयर में हम एक पेपर पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका थर्ड यूनिट हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो लोग दोबारा से देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या रिमाइंड भी कर देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं इसके कंटेंट की ओर कि हमने थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आज। तो पूरे थर्ड यूनिट में ये इतने टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। पहला है कि मशीनरी फॉर प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, कौन सी मशीनरी है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो प्लान करते हैं इंडिया में, तो वह है नीति आयोग, उसका ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड रोल। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी भी बोलते हैं इसको। इसका फंक्शन क्या है और इसका रोल क्या है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है स्टेट प्लानिंग बोर्ड, उसका ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, रोल विथ स्पेशल रेफरेंस टू द हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल थोड़े ही टॉपिक हैं, ज़्यादा कोई सिलेबस है ही नहीं है। तो तीसरा जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है जब हम अपने स्टेट की बात करें कि स्टेट के अंदर किस प्रकार से जो प्लानिंग सिस्टम है या सेंटर में कैसे है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों। तो इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस पूरी यूनिट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्लानिंग में से जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें। जैसे कि हम करते हैं हर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसका परिचय देते हैं। तो प्लानिंग की जरूरत पड़ी क्यों? देखो, धीरे धीरे क्या हुआ जब हम एक एज से दूसरी एज जाने लगे और जैसे कि बोल सकते हैं कि हम मॉडर्निटी की ओर बढ़े। तो मॉडर्निटी की ओर कैसे बढ़े कि जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। और लोगों की आवश्यकताएं क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगी और उनके काम बढ़ने लगे। स्टेट्स जो है, हमारी सरकार है, उनके काम बढ़ने लगे। लोगों को विभिन्न विभिन्न की आवश्यकताएं आने लगी। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होती गई समय के साथ। और उसके साथ क्या हुआ, हमने अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज किया, इसमें ग्रोथ की। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस का मतलब है कि पहले हमारे पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती थी। उसके बाद हमने रूरल गवर्नमेंट स्टार्ट की, रूरल और अर्बन दोनों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं जिनको। अर्बन के लिए हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया और रूरल के हमने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया। सोशल सिस्टम में चेंजेस लाया, जैसे शादी विवाह बोल सकते हैं, वोटिंग सिस्टम है, बहुत सारी सोसाइटी में चीज़ें चेंज की। कल्चरल सिस्टम में चेंज किया। आप पहले कुछ और पहनते थे, उसके बाद कुछ और पहनने लगे। इकोनॉमिकल हमारा सिस्टम चेंज हुआ। पहले हमारा नेशनल इकोनॉमिक जो रिफॉर्म था 90s के बाद, पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और होने लगा। पहले सारा सिस्टम पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल था, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन करने लगे। फिर उसका पीपीपी का फार्मूला हमने यूज़ किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने बीकर सेक्शन की वृद्धि हुई या कमी हुई, ये सारी चीज़ें चेंजिंग आने लगी। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ बढ़ने लगी और स्टेट का काम बढ़ने लगा। तो उससे क्या हुआ कि सरकार को या हमारे जो भी शासन करने वाली प्रणाली थी उसको एक नई कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, जिसका नाम दिया गया प्लानिंग। तो प्लानिंग पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया या जो यूज किया गया वो गया रशिया में, जिसको नाम दिया था इकोनॉमिक प्लानिंग 1928 में। इसी प्रकार से प्लानिंग प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था अमेरिका में, जिसको नाम दिया था न्यू डील। ठीक है सर। उसके बाद ब्रिटेन में भी एक इसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया था जिसका नाम था लेबर प्लान। तो देखो, कंक्रीट वे में इसका अंडरस्टैंडिंग हम आगे करेंगे, लेकिन इसका स्टार्ट ऐसे हुआ था कि जब धीरे धीरे जब आबादी बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, हमारे स्ट्रक्चर में चेंज हुई, तो हमें पता लगने लगा या हमें जरूरत पड़ने लगी कि हमें एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है जिससे लोगों की आवश्यकताएं सही प्रकार से फुलफिल हो, सरकार सही प्रकार से काम कर सके, और उसको नाम दिया गया प्लानिंग। तो आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग, अब प्लानिंग के समय योजना का अर्थ है क्या? तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो सरकार क्या करती है, ट्राई टू फुलफिल करती है नीड्स ऑफ पब्लिक। जो सरकार जो है वो जनता की जरूरतों को पूरा करने की, कोई भी सरकार आती है वो जनता की जरूरतों को पूरा करने की प्रयास करती है। लेकिन कोई सरकार कर पाती है, कोई नहीं कर पाती। वो क्यों? क्योंकि उसको जो काम करने का तरीका है या मैनेजमेंट है या प्लानिंग या जिस प्रकार को संसाधन जो यूज करने का वो तरीका सही नहीं हो। तो मैंने कहा कि सरकार जो लोगों के जो नीड्स को फुलफिल करने का प्रयास करती है, तो उसके लिए क्या चाहिए सरकार को? उसको पैसा चाहिए, लोग चाहिए, मटेरियल चाहिए। ठीक है। लेकिन ये लोग, मटेरियल, संसाधन जिनकी हम बात करते हैं जो लोगों तक देने हैं, वो तो स्केर है। ऑल दीज रिसोर्सेज आर स्केर, है ना। स्केर सिटी इनकी कमी है। अगर इकोनॉमिक भाषा में बोलते हैं कि ऑल द रिसोर्सेज आर स्केर। ठीक है। तो हर सरकार चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन वो पहुंचा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि चीज़ें कम है, स्केर सिटी है, उनकी कमी है। लेकिन
अब एक सरकार नहीं पहुँचा पाती है और एक सरकार अच्छे से काम कर पाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका काम करने का तरीका चेंज होता है। उसका जो प्लानिंग है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो चेंज होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब चीज़ें स्केर है, रिसोर्सेज़ स्केर है, संसाधन कम है, तो क्या करते हैं, देयर इज़ ए नीड ऑफ अनदर कॉन्सेप्ट या एक अलग चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी इस बीच समय के साथ, जिसको नाम दिया एक्शन प्लान या यूटिलाइजेशन ऑफ द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज़। ठीक है? तो कहने का अर्थ है इस पूरे डेफिनेशन में ये है कि जब चीज़ें कम हैं तो चीज़ों का यूज़ या प्रयोग को सही प्रकार से करना है। उसके लिए हमने एक योजना बनानी पड़ेगी, हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक गाइड बनाना पड़ेगा, एक मैप बनाना पड़ेगा कि हमने यूज़ कैसे करना है, किस प्रकार से लोगों को पहुँचाना है। ठीक है? इसी प्रकार के आगे बोल सकते हैं एंड द एक्टिविटी और द प्रिपरेशन ऑफ रिक्वायर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्लान। सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जिस प्रकार से अगर हम कोई प्रिपरेशन करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने संसाधनों का प्रयोग कैसे करेंगे या लोगों तक किस प्रकार से बेहतर तरीके से पहुंचाएंगे या कम से कम रिसोर्सेज यूज करके लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएंगे या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलेंगे हम प्लानिंग। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऑथर ने विभिन्न प्रकार से इसको डिफाइन किया, जैसे फिफ्नर और प्रिस्थस ने क्या बोला, बोथ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट प्लान इफ दे आर टू अचीव देयर एंड्स। इसका मतलब है किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अगर उन्होंने अपना एंड्स मतलब ऑब्जेक्टिव या टारगेट फुलफिल करना है तो उसको सोचना समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि हमने कैसे काम को करना है, उसको प्लान करना पड़ेगा कि कितना रिसोर्स चाहिए होगा, कितना लोग चाहिए होंगे, कितना मटेरियल होगा और कितने लोगों तक हम उस सेवा को दे सकते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्लानिंग। उसके बाद आगे फिफ्नर और पिस्टस आगे भी बोलते हैं इट इज रेशनल प्रोसेस जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द ह्यूमन बिहेवियर। तो कहने का अर्थ क्या है, बोलते योजना मतलब प्लानिंग मतलब ह्यूमन बिहेवियर। देखा, ह्यूमन बिहेवियर के हर इंसान, अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो अपने लाइफ में हम सभी प्लानिंग करते हैं कि इस साल मैं ये चीज करूंगा, इस महीने ये करूंगा, अगले 5 साल के बाद मैं इस जगह पे पहुंचूंगा। तो एक इंडिविजुअली इकट्ठे इकट्ठे करते, 10 करते, 20 करते, पूरे ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से पूरी आपकी एक स्टेट बन जाती है, स्टेट से पूरा देश बन जाता है, देश से पूरा वर्ल्ड बन जाता है। तो हर जगह कहने का अर्थ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में या इंडिविजुअल की बात करें तो प्लानिंग हर जगह रहती है। तो इसको मतलब ये हर जगह की एक करैक्टरिस्टिक है कि किस संसाधन को, ये किस काम को कैसा किया जाना चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द डेलिबरेट प्रिपरेशन टू डू अ वर्क। साधारण भाषा में बोलेंगे डेलिबरेट मतलब सोचा समझा हुआ कि जब आप किसी चीज को करते हैं तो वो किसी काम को करते हैं या किसी चीज को पाने का प्रयास करते हैं, किसी टारगेट को पाने का प्रयास करते हैं, या उस काम को करने से पहले उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, कमियां क्या है, गुण क्या है, दोनों को, अपगुण और गुण को दोनों को कंपेयर करके आप उस काम को करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लानिंग। अब हम करते हैं नेचर या करेक्टरिस्टिक्स या नीड है, इंपॉर्टेंस, कुछ भी आएगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपने ये लिखना है कि किस प्रकार से इसके नेचर या करेक्टरिस्टिक या जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है उसको आप बता सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग है क्या। प्लानिंग में मानता हूँ कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा, ऐसा कोई स्टेज नहीं आएगी कि जब आप बोलोगे कि अब मुझे प्लानिंग की जरूरत नहीं, अब मेरे पास सब कुछ हो गया। ऐसा कभी नहीं होता, किसी इंसान के पास ऐसी स्थिति या ऐसा टाइम नहीं आता, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं आता, किसी स्टेट या किसी देश के पास भी नहीं आता। तो धीरे धीरे हम काम में इंप्रूवमेंट करते हैं, जब आप काम को हम बेहतर करते हैं तो उससे फिर और बेहतर की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्लानिंग करने का तरीका हमेशा कंटिन्यू रहेगा, निरंतर रहेगा, अमर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट नेचर या जो करेक्टरिस्टिक्स हम मानेंगे कि प्लानिंग मैंने आपको बोला था कि रैशनल है, सोचा समझ के है, उसके पीछे कोई तर्क होगा। बिना कोई आप जानबूझ के करोगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को कैलकुलेट करके करोगे। कोई काम ऐसा किया जाता है जो समझ के, जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख के किया जाता है, तो उसको हम प्लानिंग बोलेंगे। तो अगर जिस इंसान ने किसी काम को सोचा नहीं, समझा नहीं, बिना सोचे समझे कर दिया तो उसको प्लानिंग नहीं बोलेंगे, और वो काम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो रिजल्ट नहीं दे पाते जिस प्रकार से देना चाहिए। नेक्स्ट है डायनेमिक, गतिशीलता का मतलब है जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो कोई भी काम है उसमें तो वृद्धि होती जानी चाहिए, उसमें चेंजेस होता जाना चाहिए। अगर आपने एक साल में 10% किसी चीज़ को हासिल किया, अगले साल आपका 15, 20, 30, तो प्लानिंग का हमेशा यही एक टारगेट रहता है कि हर साल हमने एफिशिएंसी को बढ़ाना है। नेक्स्ट होता है कंप्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसका मानेंगे, देखो प्लानिंग की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट मतलब सबका कंप्रीहेंसिव, वो सारी चीजें आपने लानी है, उन सभी चीजों को एकीकृत करना है जो जरूरी होती है।
आप नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ से, सिर्फ मटेरियल रिसोर्स से ही आगे जाऊँगा। अगर आप किसी देश के पास बहुत सारे संसाधन होता है, मटेरियल होता है, लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी वैसे नहीं होती है और लोग वैसे नहीं होते। तो ये प्लानिंग या डेवलपमेंट है, ये इंटीग्रेटेड है, कम्प्रिहेंसिव है, बहुत व्यापक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब देखो, प्लान मतलब लचीलापन हमेशा सिस्टम के अंदर होना चाहिए। इंडिविजुअल लाइफ की बात करें तो वहाँ भी होना चाहिए। सपोज़ करते हैं आपने कोई काम करने का तरीका अपनाया, तो आपके हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो रिजल्ट सही नहीं दे रहा है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, उसमें चेंज लाना है, आपने उसको कंपैरिजन करना है, इसको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि वो सही है कि नहीं है। तो काम करने में कई बार हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, हर बात आपको रूल रेगुलेशन से नहीं हो सकता, कई बार आपको रूल रेगुलेशन से ऊपर और नीचे भी जाना पड़ता है। तो इस प्रकार का सिस्टम जो आप रखते हैं, तो दैट इज द नेचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, संसाधन कम है, जैसे हमने बोला कि स्केर है। जब तक संसाधनों को हम सही से यूटिलाइज नहीं करें, उनका मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो सही से प्रयोग नहीं हो सकते और सही लोगों तक पहुंच नहीं पा सकते। नेक्स्ट है बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बिल्कुल ठीक है। देखो, आपके पास रिसोर्सेज अगर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको बिल्कुल खर्च कर देना, बिल्कुल इस प्रकार से दे देना कि वो आने वाली जनरेशन के लिए ही ना बचे। तो बैलेंस यूटिलाइजेशन करना है किसी चीज को भी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। जब हम योजना की बात करते हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है। चाहे हायर से लोअर की बात करें या मिडिल की बात करें, जब हायरार्की बनती है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन, तालमेल के बिना कोई भी काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता। उसके बाद प्रिंसिपल। देखो, हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, कि जनरल प्रिंसिपल होने चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए, लेकिन जनरल होने चाहिए। चाहे पोस्ट कॉप की बात करें, कि पहले प्लानिंग करो किसी चीज़ को करने के लिए, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो प्लानिंग है वो कामयाब हो सकती है। उसका डायरेक्शन होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि काम करने के एक डायरेक्शन की कैसे करना है। जब कुछ लोग अगर किसी हायरार्की में अंतर्गत जुड़े हैं, कनेक्टेड है, तो उस पर कंट्रोल कैसा होगा, किस पे किसका कंट्रोल होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद लास्ट है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका एक टारगेट होता है स्पेसिफिक, एक रिजल्ट रहता है कि मैंने ये रिजल्ट लाना है। तो जब तक आप टारगेट ओरिएंटेड नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का या उस प्लान बनाने का कोई भी मतलब नहीं होता या कोई भी फायदा नहीं होता। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग अब तक समझ चुके हैं कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है जब हम किसी संसाधन का, किसी काम को एक सोच समझ के, उसके गुण और उसका गुण को देख के, कैलकुलेट करके किसी एक्शन को करते हैं, किसी गतिविधि या किसी एक्टिविटी को करते हैं, तो दैट इज इन सिंपल वे वी कैन कॉल एज ए प्लानिंग। अब हम करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि भारत में क्या इतिहास रहा प्लानिंग के लिए। तो जो प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई है भारत में, द प्लानिंग इन इंडिया वाज फॉर्मली स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद ही प्लानिंग का सिस्टम जो भारत में शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले ही कुछ सेवरल स्टेप्स और कुछ आर्टिकल लिखे गए थे, लिए गए थे, जिनसे कंसोलिडेट या कोशिश किया गया था कि हमारी प्लानिंग को बदला जाए या बेहतर किया जाए। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, सोशल की बात करें, या इकोनॉमिक की बात करें, या एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, या वीकर सेक्शन की बात करें, तो विभिन्न प्रकार के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमने प्लान किए गए थे। और उसमें जो प्लानिंग करने वाले जो बहुत सारे लोग थे, उदाहरण रूप से दादा भाई नौरोजी थे, एम जी रनाडे थे, और आर सी दत्त थे। इन सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से आज़ादी से पहले ही कई स्टेप लिए थे, कई आर्टिकल लिखे थे कि हमारी प्लानिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन जब हम पार्टिकुलरली जब आप प्लानिंग हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं भारत की, तो वो दो भागों में डिवाइड होती है। एक है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी से पहले का, और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी के बाद का। तो दोस्तों, अब हम कहेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या क्या काम हुए थे, क्या क्या एक्शन लिए गए थे, जो प्लानिंग सिस्टम हमने शुरू की है आज के टाइम जो हम कर रहे हैं, इसके लिए क्या इतिहास रहा। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में पहली बार 1934 में फर्स्ट प्लान बना था, ठीक है, जिसको नाम जो बना था वो 10 ईयर्स के लिए बना था, ठीक है। और इसको फ्रेम किया गया था सर एम विश्वेश्वरैया ने, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो पहली बार बोल सकते हैं कि 10 ईयर्स के लिए प्लान किया गया था 1934 में, जिसको प्लान्ड इकोनॉमी बुक में लिखा गया था, 10 साल के लिए था। उसके बाद 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, एंड इट वाज फाउंड बाय सुभाष चंद्र बोस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बट दिस कमेटी वाज फेल्ड ड्यू टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और सुभाष चंद्र बोस इसके चेयरमैन बनाए गए थे नेशनल प्लानिंग कमेटी। लेकिन ये कमेटी नहीं बन सकी, आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड जब शुरू हुआ था, तो हमारी सारी जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव था या जो भी रिसोर्सेस वो वहाँ के लिए हमने यूटिलाइज कर दिया। तो इस प्रकार से कई कारणों से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद नेक्स्ट इनिशिएटिव हमने लिया 1944 में,
ये किसके द्वारा लिया गया, ये लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसको प्रेशराइज किसने किया था, हमारे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो उन्होंने बोला कि भारत के अंदर भी एक प्रकार की योजना होनी चाहिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं और किस प्रकार से हमारे टारगेट रहेंगे 5 साल या 10 साल के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हुआ, उस टाइम बनाया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन 1944। तो उसके बाद क्या हुआ सर, 1944 में एक और प्लान लिया गया, एक और एक्शन लिया गया। ये एक्शन किसके द्वारा लिए गए, जो बिजनेसमैन थे और जो इकोनॉमिक्स थे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान का नाम दिया। इस प्लान को आपने याद रखना और इसकी डेट भी याद रखना, हमेशा ये कई छोटे मोटे एग्जाम्स में आता रहता, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आता। जिसका नाम था बॉम्बे प्लान, और ये 15 सालों के लिए इस प्लान को बनाया गया था, जिसमें ये बताया गया कि 10,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, इनकर किया जाए कि हमारी इनकम को डबल किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट प्लान, जो नेक्स्ट एक्शन लिया गया वो जिसका नाम था पीपल प्लान। और इस प्लान को किसने बनाया था, एम एन रॉय ने बनाया था। ये भी 10 सालों के लिए था, और इस प्लान के अंतर्गत कितना पैसा हमने इन्वेस्ट करना था, वो था 15,000 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट इनिशिएटिव लिया गया जिसको नाम रखा गया गांधीयन प्लान, ठीक है। और जिसने इस इनिशिएटिव को लिया गया था या चेयरमैन था, उसका नाम था श्रीमान नारायण, श्रीमान नारायण जी थे। और इन्होंने इस इनिशिएटिव है, इस प्लान एक्शन के हिसाब से जो 3500 करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया हुआ था। उसके बाद अक्टूबर 1946 में जब इंटर्म गवर्नमेंट बनती है हमारी, तो तब क्या होता है, एक नया बोर्ड स्थापित किया जाता है जिसका नाम है एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, और जिसके चेयरमैन हैं केसी नियोगी को बनाया जाता। तो कह सकते हैं कि जब आज़ादी, हमने आज़ादी के करीब थे, आज़ादी ले ली थी, तब जो पहली बार एक कंप्लीट वे में एक जो बोर्ड बना, जो प्लानिंग एडवाइजरी सिस्टम बना, वो केसी नियोगी द्वारा बना, जिसके चेयरमैन इनको माना जाता था, इनको बनाया गया था, और इसका नाम था एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। तो केसी नियोगी आपको बता दूंगे, इज आल्सो फादर ऑफ द प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया भी कहा जाता है इनको। इन्होंने ही जो हमारा प्लानिंग का सिस्टम है आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस वो फ्रेम किया था। अब पहुंच गए हम सर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद, कि आज़ादी के बाद का हमारा सिस्टम कैसे हुआ। तो 15 अगस्त 1947 में जब हमने आज़ादी ले ली, और 1948 में हमने क्या किया, एक इकोनॉमी का एक पैटर्न हमने जो अपनाया, उसका नाम है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब है, ना ही हमने कैपिटलिस्ट पूंजीवाद को अपनाया, ना ही सोशलिस्ट को अपनाया, हमने दोनों का मिश्रण करके मिश्रित या मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। तो इन ऑर्डर टू मेक द प्लान इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑन 15 मार्च 1950 हमने एक सिस्टम क्रिएट किया। प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पेशल प्रकार की एक सिस्टम या कंपोजिशन बनाई, एक बॉडी बनाई, जिसका नाम दिया था प्लानिंग कमीशन। ये अपने याद रखना, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन हमने क्रिएट किया। तो जो सिस्टम हमने अपनाया था उसका नाम था मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा कि प्लानिंग कमीशन आज के टाइम में इसको हमने हटा दिया, एराडिकेट कर दिया, इसकी जगह एक नई मशीनरी अपनाई है। तो अब कौन सी मशीनरी है वो देखेंगे। प्लानिंग मशीनरी में करंटली हमारे पास कौन सी सिस्टम है। अब प्लानिंग कमीशन की जगह हमने नीति आयोग बनाया है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में इसके साथ काम कर रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और उसके साथ पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटीज। उसके बाद स्टेट के बात आ जाता है तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड एंड कमीशन आ जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्लानिंग बोर्ड। Now we will know about the National Institute for Transforming India, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नीति आयोग। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीति आयोग को, जो हमारे पास पहले प्लानिंग कमीशन था, उसके स्थान में लाया गया है, इसको रिप्लेस किया गया है। तो क्यों लाया गया, इसका क्या रीज़न था, तो इसको हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले जैसे कि इसका हम हर टॉपिक हम परिचय करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, तो इसको पहले थोड़ा बैकग्राउंड बनाएंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस किया गया, उसका क्या कारण था, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी देश में प्लानिंग की क्यों जरूरत होती है, या सरकार प्लानिंग क्यों बनाती है। क्योंकि सरकार की एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको लोगों की जो नीड्स है वो फुलफिल करनी है, जो लोगों की आवश्यकताएं होती है, जब लोगों की डिमांड्स होती है उनको फुलफिल करना। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट इन एनी प्लेस और इन एनी कंट्री और इन एनी स्टेट। नाउ उसके बाद क्या होता है कि अब हमने लोगों की जो नीड्स तो फुलफिल करनी है, डिमांड तो फुलफिल करनी है, तो किससे करेंगे, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज क्या है, मिनिमम। किसी भी कंट्री की बात करो वहां पे रिसोर्सेज मिनिमम है। ऐसा कोई कंट्री नहीं बोलेगी कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो हम किसी भी प्रकार से खर्च कर सकते हैं। हर कंट्री के पास हर जगह पे देखा जाए तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। लेकिन अब क्या करना है, जब डिमांड बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम है, तो हमें
में एक महत्वपूर्ण काम ये करना है कि रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो एडिक्वेटली करना है, मतलब बराबर से करना है, बिल्कुल देख समझ के करना, देखभाल से करना है जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, इसीलिए तो बोलते हैं कि कोई सरकार अच्छे से काम कर जाती है, कोई अच्छे से नहीं कर पाती है। वो इसलिए कि जब रिसोर्सेज का कोई सरकार या मैनेजमेंट अच्छे से करती है तो लोगों की आवश्यकता अच्छे से पूरी हो सकती है। लेकिन अगर कोई सरकार की किसी सरकार की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ही नहीं कर पाती, जब रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ही नहीं हो पाती तो लोगों की आवश्यकता ही पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अब ये अवेलेबल रिसोर्सेज है, लोगों की डिमांड को पूरा करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्लान चाहिए, प्रॉपर प्लान चाहिए। और प्रॉपर प्लान कौन बना सकता है, अगर आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपके पास अच्छे लोग हैं, स्किल्डफुल लोग हैं, जो कि जानते हैं कि कैसे किस प्रकार से पॉलिसी बनाए और किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट किया जाए और किन किन लोगों को पॉलिसी मिलनी चाहिए, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका एक सही मैप बनाया जाएगा, उसका सही एक डायरेक्शन बनाई जाएगी, उसका एक चित्र बनाया जाएगा, तो तभी ही लोगों को सही प्रकार की जो बेनिफिट मिल सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा काम होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे देश में जो सिस्टम है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि मशीनरी है क्या, कौन सी सिस्टम वर्क कर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि नीति आयोग रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन की जगह। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसके साथ एसोसिएशन पे जो बॉडी वर्क करती है उसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बाद पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटीज होती है, ये काम करती है। उसके बाद स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तो स्टेट में भी स्टेट प्लानिंग बोर्ड और कमीशन बने होते हैं। फिर स्टेट के अंदर हम डिवीजन करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग बोर्ड बने होते हैं। तो ये पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है हमारे देश में प्लानिंग करने का, प्लानिंग की सिस्टम को आगे एग्जीक्यूट करने का। तो मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया स्लाइड में कि किस प्रकार से जो लोगों की डिमांड्स आती है, सरकार क्या क्या काम होता है और सरकार को कैसे लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्स को सही तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को किस क्यों लाया गया है प्लानिंग कमीशन की जगह, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन की बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रही थी पहले से ही, जब से उसकी फॉर्मेशन हुई थी, क्योंकि ये उस प्रकार से काम नहीं कर रहा था जिस प्रकार से काम करना चाहिए था, जिस प्रकार से पॉलिसीज बननी चाहिए थी, जिस प्रकार से पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी, हर जगह इसकी क्रिटिसिज्म होता आ रहा था जब से ये शुरू हुआ था। तो पहला, जैसे कुछ क्रिटिसिज्म, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए, तो पहला क्रिटिसिज्म, खास क्रिटिसिज्म किया था वो फॉर्मर हमारे पीएम राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने बोला था कि ये जो ग्रुप है, दिस इज द ग्रुप ऑफ फूल्स, मतलब मूर्खों का समूह है जहां पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का फ्रूटफुल डिसीजन या प्लानिंग नहीं बनती है। उसके बाद भारतीय जनता की सरकार आती है 1998 में। तो उनके मैनिफेस्टो में भी उन्होंने यही कहा था कि जो नीड क्या है, हमारी आवश्यकता ये है कि जो डेवलपमेंट की आवश्यकता ये है कि हमें रिकम्पोजिशन करना पड़ेगा प्लानिंग कमीशन का। तो इन दो पैराग्राफ में, दो लाइन में आप जान सकते हो कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था दैट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक द प्लान्स फॉर द होल कंट्री। फिर उसके बाद इन सभी क्रिटिसिज्म के बाद आखिरकार एक दिन आया, बोल सकते एक साल आया, 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम बने। तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को चेंज करने के लिए एक मीटिंग बुलाई 7 दिसंबर 2014 को। और उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर से लेकर सभी स्टेट्स के, और इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात ये की गई कि एक्चुअल में हमने प्लानिंग कमीशन को चेंज क्यों करना है। तो प्लानिंग कमीशन को चेंज करने के लिए जो मेन पर्पस था कि प्लानिंग कमीशन जो अप्रोच यूज कर रहा था वो कर रहा था टॉप डाउन अप्रोच। देखो, पॉलिसी बनाने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए दो प्रकार के अप्रोचेस होते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग में हम आगे बढ़ेंगे। एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से नीचे को, बॉटम अप अप्रोच मतलब नीचे से ऊपर को। तो टॉप डाउन अप्रोच मतलब अगर किसी भी रूरल एरिया में, किसी ग्राउंड लेवल पर जिनके लिए आप जो पॉलिसी या प्लान बना रहे हो, वो उनके लिए प्लान एक टॉप लेवल के लोग बनाएंगे। जैसे कि अगर हिमाचल के लिए प्लान बनाना है या हिमाचल के कुछ रूरल एरिया के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए प्लान बनाना है, वो जाके सेंटर में बन रहे हैं। तो वो उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में जो ट्राइबल एरिया में किस प्रकार की सुविधाओं की जरूरत है, उनको क्या क्या नीड है। तो वो बिना देखे, बिना सही सोचे समझे, बिना वहां जाए, जब वो किसी पॉलिसी को बना देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो इस प्रकार की जो अप्रोच है उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि आजकल हमने देखा, जैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को इतनी सारी पावर दे दी, तो वो वहाँ पे कोई भी काम करना हो अपना प्लानिंग खुद करते हैं, अपने बजट खुद निर्धारित करते हैं और उस प्लान को बना के वो आगे भेजते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी को बोलते हैं या पॉलिसी मेकिंग अप्रोच को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना था हमें नीति आयोग में। तो इसी प्रकार से नीति आयोग को लाया गया प्लानिंग कमीशन की जगह, और ये तब हुआ 1 जनवरी से लागू हुआ 2015 से, जब प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया।
तो अब हम बात करते हैं कि नीति आयोग की ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन क्या है। तो नीति आयोग में जो सबसे पहले स्थान होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर का एज ए चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद एक वाइस चेयरमैन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है पीएम द्वारा ही, और करंटली जो हमारे इसके चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, वो है राजीव कुमार। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बोलते हैं, वो है अमिताभ कांत। और उसके बाद कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो है वीके सरस्वत, रमेश चंद और डॉक्टर विनोद पॉल। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल होती है, और गवर्निंग काउंसिल में जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो सभी लोग होते हैं इसका पार्टिसिपेंट। और साथ में जो दिल्ली और पौंडीचेरी के जो भी लेजिस्लेचर हैं, वो भी इसके हेड है, वो भी इसके पार्टिसिपेंट होंगे। और क्यों होंगे दिल्ली और पौंडीचेरी? क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटर जो क्रिएट किया गया है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा अंडमान और निकोबार आइलैंड के, और कुछ स्पेशल इन्वाइटीज होंगे, ठीक है सर। उसके बाद एक्स ऑप्शन मेंबर्स होंगे। तो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना कि एक्स ऑप्शन मेंबर्स कौन से होते हैं। एक्स ऑप्शन मेंबर वो होते हैं जिनके पास कुछ रियल में पोस्ट कुछ और होती है, और साथ में जब एक कुछ और पोस्ट दी जाती है, तो जो दूसरी पोस्ट दी जाती है साथ में, उसको बोलते हैं एक्स ऑप्शन पोस्ट। जैसे कि अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री है, और साथ में इसको ये नीति आयोग का भी मेंबर बना दिया गया है, तो ये पोस्ट इसके लिए एक्स ऑफिशियो पोस्ट रहेगी। तो साथ में इसमें कौन कौन है मेंबर? राजनाथ सिंह है, और निर्मला सीतारमन है, और नरेंद्र सिंह तोमर भी है। और कुछ स्पेशल इनवाइटीज होते हैं जैसे कि नितिन गडकरी है, पीयूष गोयल है, थवार चंद गहलोत है, और राव इंद्रजीत सिंह। तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं और इसके कंपोजिशन है। मेंबर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, इस पर आपने ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ में आपने जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आपने ध्यान में रखना है कि कौन चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन क्या होता है, ये सारी चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम बात करते हैं नीति आयोग के जो कार्य उद्देश्य या भूमिकाएं क्या क्या होती है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअल में नीति आयोग करता है। जब नेशनल प्लानिंग कमीशन को हम इसने रिप्लेस किया है, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो पहला काम है नीति आयोग का कि ये नेशनलाइज्ड एटीट्यूड ऑफ डेवलपमेंट। देखो, जब नीति आयोग को लाया तो नीति आयोग का मेन पर्पज ये था कि हमारा जो नीति बनाने का या प्लानिंग करने का जो एक सिस्टम होना चाहिए, एक मशीनरी होनी चाहिए, वो पूरे देश भर में एक जैसा होना चाहिए, और एक जैसा ही सभी जगहों में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कहने का कि छतरी एक होनी चाहिए, उस छतरी के अंदर सभी चीजें आ जानी चाहिए, और वो उसी छतरी के अंदर जो भी प्लानिंग हो रही है उसी हिसाब से सारी चीजें आगे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो एक दृष्टिकोण इस प्रकार से बनाना कि पूरे देश का हमने जो विकास कैसे करना है, और चाहे उसकी हम प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करें, विकेंद्रीय कर लें, कि छोटे मोटे रूप पे हमने इस पॉलिसी को ऐसे इंप्लीमेंट करना है, और धीरे धीरे इसका ऑब्जेक्टिव जो नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जैसे कि अगर हेल्थ की बात करें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें कि हमने सबकी जो हेल्थ जो अच्छी रखनी है या अच्छी बनानी है, या चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी को सुधारना है, तो एक नेशनल ऑब्जेक्टिव होगा जो सभी स्टेट में उसको डिसेंट्रलाइज करके इंप्लीमेंट किया जाएगा, और सभी स्टेट उसको उसके ऑब्जेक्टिव को पाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जो एटीट्यूड हुआ वो नेशनल एटीट्यूड हुआ किसी चीज को, किसी पॉलिसी को पाने का। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था नीति आयोग का। उसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन विद सेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। देखो, पहले होता था कि सेंट्रलाइजेशन, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन। अब बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना है, जैसे मैंने बात की कि नेशनलाइज एटीट्यूड डेवलपमेंट का मतलब हमने जो पॉलिसीज को उनको छोटे छोटे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को अथॉरिटी देना है, उनको पावर्स देनी कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की डिमांड वो कर रहे हैं। तो उस प्रकार से उनको पूरी अथॉरिटी देना, ताकि अपने हिसाब से प्लानिंग बना दें। बाद में प्लानिंग बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट या अप्रूवल के लिए सेंटर के पास दें, कि सेंटर भी उस पर चेक एंड कंट्रोल रखें, या वो भी उस पर निरीक्षण करें, वो भी उसको ऊपर सुपरविजन करें कि क्या ये जो पॉलिसी बन रही है, जो नीचे ग्राउंड लेवल से जो डिमांड्स हैं, ये सही है कि नहीं सही है, या किस प्रकार से इसको बेहतर बनाया जाए। तो इस प्रकार के अप्रोच बोलेंगे कि सेंट्रलाइजेशन से टुवार्ड्स किसकी तरफ है, डिसेंट्रलाइजेशन से किसके तरफ है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ। उसके बाद है टू मेक कैपेबल स्टेट फॉर कैपेबल नेशन। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं या ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, जब आपके स्टेट कैपेबल है कुछ चीज को काम को करने के लिए, किसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, जब स्टेट कैपेबल है तो स्टेट से ही क्या बनता है, हमारा एक होल एंटायर नेशन बनता है। नेक्स्ट है टू एजुकेशन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। तो नीति आयोग में कि आपने अगर नेशनलाइज की बात करें तो आप में पूरे नेशनल का एक स्ट्रक्चर बनेगा कि एजुकेशन हमने कैसे बनाना है, एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा।
जैसे हमने रूसा जब वो लाया तो उसको इम्प्लीमेंट किया सब स्टेट्स में, तो ये एक नेशनल एटीट्यूड था डेवलपमेंट का। और उस रूसा के अंदर हमने बताया कि किस प्रकार से प्रोवाइड करनी है अपॉर्चुनिटीज, चाहे फैकल्टीज की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें या करिकुलम को एनहेंसमेंट की बात करें। तो ये सारे जो एटीट्यूड था वो नेशनल एटीट्यूड था टुवर्ड्स ग्राउंड लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल से किस प्रकार से इसको अचीव किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेक्स प्लान टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज। तो बेसिक फैसिलिटीज मैं मानता हूँ कि रोड हो गया, बिजली हो गया, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, स्कूल हो गया या हेल्थ हो गया। इन बेसिक फैसिलिटी को किस प्रकार से पूरे नेशन वाइड और पूरे देश के अंदर कैसे अचीव करना है या कैसे लोगों तक पहुंचाना है या उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये तभी हो सकता है जब सेंट्रल लेवल पे कोई एक बेसिक स्टैंडर्ड आपने क्रिएट किया हो। तो उस स्टैंडर्ड को, उस मार्क को अचीव करने के लिए स्टेट पर उसको पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, और उस डिसेंट्रलाइज अप्रोच के साथ उन सभी पॉलिसीज को, सभी बेसिक चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये एक एटीट्यूड था नीति आयोग का। नेक्स्ट है टू मेक इंटीग्रेशन इन द कंट्री। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि प्लानिंग कमीशन जब था, प्लानिंग कमीशन में कुछ भी एक इंटीग्रेटेड या एक वन कंक्रीट प्लान नहीं था कि हमने कैसे करना है, चाहे हेल्थ की बात करो, एजुकेशन या किसी भी सेक्टर की बात करो। लेकिन नीति आयोग का यही था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा सभी स्टेट्स के लिए, और उसको अपने हिसाब से अचीव करेंगे स्टेट्स। तो ये एक इंटीग्रेशन, एक एकता लाने का प्रयास था कि चाहे बेसिक स्ट्रक्चर हमने सेम रखना है, उसको अलग अलग डिसेंट्रलाइज बेस पे जो स्टेट अपने हिसाब से उसको पा सकते हैं या अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लान एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो पहले क्या होता था, मैक्सिमम जब हमने इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन या स्टेट लेवल को बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, एक बेसिक स्ट्रक्चर था ही नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं भी था और स्टेट लेवल पे के पास तो था ही नहीं कि वो अपना तो था ही नहीं कि किस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो कहने का अर्थ है कि जब हम नेशनल स्ट्रक्चर की बात करें कि नेशनल लेवल पे किस प्रकार से एक पॉलिसी है, एक नीति है जिसको सब स्टेट ने अपनाना है, तो उस नीति को जब अपनाएंगे तो उससे क्या होता है कि जो हमारा रिसोर्स, जो हमें संसाधन, जो स्केयर है, जो कम है, उनको किस प्रकार से प्लान करके इसे हर स्टेट को देना है और हर स्टेट उसको अपने हिसाब से अपने एडिक्वेटली और ध्यान से उसको यूज करना है। फिर नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य था वो था कि क्रिएशन, देखो हमारे पास रिसोर्सेज अगर मिनिमम है, स्केयर है, तो हमें रिसोर्सेज को हमें क्रिएट करना पड़ेगा, नए रिसोर्सेज को हमें लाना पड़ेगा ताकि लोगों की नीड्स भी हो सके। क्योंकि हम जानते हैं कि डे बाय डे आबादी बढ़ती जा रही है, तो आबादी बढ़ रही है तो उनकी नीड्स को फुलफिल करना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट को सोल सबसे महत्वपूर्ण उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको अगर पूरा करना है तो आपको नए नए रिसोर्सेज को पैदा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया सर, टू प्रिपेयर फॉर द फोर्टकमिंग ऑब्स्टेकल्स। तो नीति आयोग एक दूरदर्शी प्रकार का एक बॉडी है जो हमेशा देखता है कि 10 साल के बाद क्या होने वाला, 20 साल के बाद क्या होने वाला है, और उसको हम कैसे टैकल करेंगे। कहना कहना का अर्थ है कि मैं बोलूँगा नीति का मेन ही काम, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग का पहला एक ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव मानेंगे कि वो हमेशा आपको दूरदर्शी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से नेक्स्ट टाइम या आने वाले सालों में, दिनों में, महीनों में कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है और मैं उसको कैसे टैकल करूँगा। नेक्स्ट है टू मेक स्टेप्स, टू टेक स्टेप टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट होती रहती है, विकास की बात करते हैं, विकास मतलब ठीक है, हमने रोड बना दिया, हमने बिजली का लिए प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल दिया, हमने हॉस्पिटल खोल दिया है। लेकिन बात ये करती है कि जो चीज़ हमने क्रिएट की है वो किस हिसाब से उसमें क्या वो दूसरा नुकसान तो नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट की बात मैं ये वो सस्टेनेबल से अगर इसको कंपेयर करूँ, तो अगर आप एक चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो उससे दूसरा नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि अगर कहीं पे आपने रोड बना ली, लेकिन रोड तो बन गई, लेकिन वो पूरा एरिया जो उसके ऊपर वाला था, पहाड़ी वाला एरिया जो भी जहाँ पे आपने रोड बनाई, वो लैंड स्लाइडिंग वाला जोन बन गया, वो हज़ार्ड वहाँ का बन गया। तो एक काम करने से आपका दूसरा काम बिगड़ना नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप बहुत सारे वृक्ष का प्रयोग कर रहे हो, हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो आप लकड़ी यूज कर रहे हो, तो लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे हो। तो जब पेड़ काट रहे हो तो आपने पेड़ों को लगाना भी है, लेकिन पेड़ों को काट रहे हैं, आपने घर तो बना दिया, लेकिन उससे क्या हो गया कि पेड़ों की कमी होगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज प्रोसेस था उसमें अनबैलेंस हो गया। तो इस प्रकार की डेवलपमेंट को, उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, ये एक मैं बोल दूंगा अनडेवलपमेंट की ओर बढ़ना बोलेंगे। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक चीज को बना के उसका दूसरा नुकसान ना हो, तो इस प्रकार के प्रक्रिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। और इससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमेशा बचे रहेंगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉटम अप अप्रोच प्लानिंग। ठीक है, पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि लोगों को क्या आवश्यकता है, वो उन लोगों से पूछो जिनके लिए आप प्लानिंग बना रहे हो। तो इस प्रकार के अप्रोच को बोलते हैं बॉटम अप्रोच ऑफ प्लानिंग। उसके बाद है नेक्स्ट टू मेक कंट्रोल ऑन सप्लाई एंड डिमांड।
सप्लाई एंड डिमांड कह सकते हैं कि किसी प्रकार की जो रिसोर्सेस हैं उस पे एक सेंटर का कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो अगर स्टेट को भी ज़्यादा हमने फ्रीडम दे दी, अपने हिसाब से वो रिसोर्सेज का प्रयोग करते हो, रिसोर्सेज खत्म हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं एक कंट्रोल होना चाहिए कि रिसोर्सेज कितने आप सप्लाई कर रहे हो, उसकी डिमांड कितनी है, इसमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टू एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट द प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जब प्लान बनता है तो प्लान लोगों तक कब पहुंचता है या कब वो रियल तरीके से या इम्पैक्ट होता है, जब वो एग्जीक्यूट होता है, जब इम्प्लीमेंट होता है जिनके लिए वो बनाया गया होता है। तो एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना जरूरी है, इसके मैनेजमेंट सिस्टम पे ध्यान देना जरूरी है, इसके जो प्रिंसिपल्स है उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद टू कंसोलिडेट द इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिक्योरिटी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश को आगे बढ़ने के लिए अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें तो हमारे हर एंगल से उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पैसा में वृद्धि की बात करें या अर्थव्यवस्था हमारी हर एंगल से कैपिटलिस्ट फॉर्म या इनकम सोर्स के फॉर्म में सब चीज़ों में हमारी इकोनॉमी जो इम्प्रूव होती रहनी चाहिए। और पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कि हमने जब आज़ादी पाई थी तो अब हमने जो सिस्टम अपनाया था कि ठीक है सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट होगी, फिर उसके बाद हमने इसको पॉलिटिकल सिस्टम को ब्रेकअप किया, हमने ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिएशन की गवर्नमेंट, रूरल एरिया के लिए पंचायत राज किया, अर्बन एरिया के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्रिएट किया। तो धीरे धीरे समय के साथ हमने पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंजेस लाते जाना है ताकि हमारी नीड्स फुलफिल होती रहे। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो उसमें हमने ध्यान देना है, उसकी स्टडी करनी। जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाए फर्स्ट और सेकंड, उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत सारी स्टडीज की, बहुत सारी रिपोर्ट्स लाई और उन्होंने ये बताया कि इस चीज़ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाना है। उसके बाद टू मेक फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप जो है हमारे वो अच्छे बनाना है, क्योंकि आज के टाइम में आप ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मतलब आपकी ग्लोब के सभी देशों के साथ आपका अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो उससे आपको किसी भी चीज़ को अगर भेजना है, सप्लाई करना है या लाना है तो इसमें बहुत अच्छा ईजी हो जाता है और देश की इकोनॉमी हमेशा बढ़ती जाती है। तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा एडवांसमेंट करते रहना। देखो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिसी को लगाने के लिए, किसी पॉलिसी को बनाने के लिए, किसी की चीज़ को समझने के लिए। तो समय के साथ जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती रहनी चाहिए, तभी लोगों की जो नीड्स है वो फुलफिल हो सकती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट है नीति आयोग के जो काम है, उद्देश्य है, जिस पर किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं तो इनको आप लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको शॉर्ट में एनडीसी भी बोलते हैं। तो प्लानिंग मशीनरी को अगर हमने देखें या अब तक हमने देखा है तो हायरार्की में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में सेकंड नंबर पे मानूंगा। इससे पहले जो नीति आयोग है कि उसमें जो आपने देखा होगा उसके कंपोजिशन में बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो कि हायर पोस्ट पे हैं उन्हीं को इंक्लूड किया गया है और कुछ चंद ही लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े होते हैं। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो हमारे फेडरल सिस्टम के जितने भी लोग हैं, जो जितने भी स्टेट के लोग हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भी एक्सपर्ट है, वहाँ पे सबको बुलाया जाता है, उनकी राय ली जाती है। तो मेन मैं बोलता हूँ कि किसी पॉलिसी की जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। वहीं सब कुछ बनता है, तैयार होता है और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन या जो हायर अथॉरिटी लेवल पे जो डिसीजन लिया जाता है वो नीति आयोग लेता है। तो चल हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने जो सिस्टम अपनाया है वो फेडरल सिस्टम अपनाया है। फेडरल सिस्टम मतलब देयर इज ए कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। सेंटर के पास कुछ पावर होगी, उन पावर्स को हमने डेलीगेट्स किया है या उन पावर्स को विभाजन किया है स्टेट के ऊपर। तो इस प्रकार के सिस्टम को साधारण भाषा में बोल रहे हैं कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है सर। तो फेडरल सिस्टम बनाने के बाद मतलब स्टेट के पास अपनी पावर, अपने हिसाब से काम कर से अपने हिसाब से पॉलिसीज बना सकते हैं। तो इन सभी को देखते हुए तो हमें अगर आप नेशनल लेवल की बात करें तो इन सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी पड़ती है। जब आपने सब कुछ विभाजन कर दिया, एक सेंटर भी बनाया, तो जो विभाजन करने के बाद, डिसेंट्रलाइज करने के बाद स्टेटों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनने की जरूरत है। तो इस इन ऑर्डर टू अचीव द वेरियस टारगेट, तो वेरियस नेशनल टारगेट या डेवलपमेंट बनाने के जो हमने बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने संघवाद बनाया, जो अलग अलग स्टेट बनाए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और डिटेल और डेप्थ डिस्कशन की जरूरत होती है, ठीक है। मैंने बोलता है कि सेंटर है, उसके बाद स्टेट के अपने तक काम करने के तरीके हैं, लेकिन क्या वो सभी लोग एक जगह बैठ के काम बात करते हैं, बात करने के लिए कोई जगह है या कोई ऐसी प्लेस है, कोई ऐसी बॉडी बनी है जहां पे उनको कोऑर्डिनेशन बना सके, जहां पे वो डीप डेप्थ डिस्कशन कर सकते हैं किसी चीज पे। तो सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि एक ही ऐसी फॉरम है, एक ऐसा ही रूम है जिसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जहां पर जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो सेंटर की मिनिस्ट्रीज होती है वो में बैठ के बात करते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, वो किसी चीज़ को डिस्कशन करते हैं और उस स्थान का नाम या उस बॉडी का नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या इसके पॉइंट में आगे बढ़ते हैं कि करता क्या है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करता है? टू मेक डिस्कशन न्यू नेशनल स्टेट डेवलपमेंट प्लान। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्चुअल में जो भी रॉ मटेरियल है, जो रॉ डिस्कशन होती है, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में होती है, जहाँ पे मेन डिस्कशन किया जाता है कि एक्चुअली में कोई चीज़ किया कैसे जाए। उसके बाद जो हायर अथॉरिटी होती है, हायरार्की मैं मानता हूँ कि नीति आयोग उसको एग्जीक्यूट करता है। तो मेन डिस्कशन का जो फोरम है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो वहाँ पे डिस्कशन होता है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद है टू रिव्यू द वर्किंग और रनिंग ऑफ द नेशनल प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे ही एनडीसी में ही जो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट कर दिए कोई प्लान या पॉलिसी, उसको रिव्यू किया जाता है कि वो नेशनल लेवल पे किस प्रकार से अपना ऑब्जेक्टिव रिजल्ट दे रही है, अपना जो टारगेट फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करता है, हम पॉइंट बोलेंगे टू कंसीडर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग द नेशनल डेवलपमेंट। तो कई प्रकार के सोशल और इकोनॉमिकल जो फैक्टर होते हैं या क्वेश्चन होते हैं कि सोसाइटी के अंदर कहीं पे आप किसी पॉलिसी को लगा रहे हो, तो उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर या क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या त्रुटियां हैं जिससे वो पॉलिसी आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रही है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी को हमने ध्यान रखते हुए कि इकोनॉमी में किस प्रकार से अगर कोई इकोनॉमिकल डिप्रेशन आ रहा है या कोई किसी और कंट्री का दबाव के कारण आपकी सप्लाई चेन में जो इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारे एंगल जो हमें कहने का अर्थ है कि साधारण भाषा में सोशल इकोनॉमिकल एंगल यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द नेशनल एंड स्टेट टारगेट फॉर डेवलपमेंट। तो ये एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे देखा जाएगा कि नेशनल लेवल के जो डेवलपमेंट के टारगेट क्या होंगे, स्टेट के डेवलपमेंट के टारगेट क्या होंगे, और हर स्टेट या हर नेशनल लेवल पे अलग अलग तरीके से इन टारगेट को डिफाइन किया जाता है, क्योंकि दोनों स्टेटों को सही एक ही तराजू में नहीं माप सकते कि कोई स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होती है या उसकी स्थिति उस प्रकार से नहीं होती है कि वो उस टारगेट को उस दूसरे स्टेट के हिसाब से ही पा सके। तो यहाँ पे सब कुछ कह सकते हैं कि डिसाइड होता है कि हमने आने वाले सालों में किस प्रकार से डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को हमने अचीव करना है। उसके बाद नेक्स्ट है टू मेक डिस्कशन ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो मैंने आपको बोला कि ये पहला ऐसा फॉर्म है जहाँ पे फोरम है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे ही डिस्कशन हो सकता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनके पास कम है वहाँ कैसे क्रिएट किया जाए, और जिनके पास अवेलेबल जितने हमारे पास अवेलेबल है उनको प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए। उसके बाद है टू मेक डिस्कशन एंड ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ठीक है, कई बार सेंट्रल और स्टेट के बीच में विवाद हो जाता है, रिसोर्सेज से लेकर पैसे से लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्म है, ये एक ऐसा जगह है, फॉरम है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है टू नो एंड डिस्कस द नीड्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट एट वन फॉरम। तो फिर ये सेम ही मैं पॉइंट मानूंगा कि ठीक है, यहाँ पे था कि हमने कुछ अगर विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कि कहीं पे अगर स्टेट और सेंटर के बीच में समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ पे हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनना है, तो उस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, उसका समाधान निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टू गिव एम्फसाइजेस ऑन बैकवर्ड एरियाज। तो कई एरियाज हैं, कई सेक्शंस होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, पिछड़ के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पॉलिसी सही से एग्जीक्यूट नहीं होती, रिसोर्सेज का सही प्रकार से एलोकेशन नहीं होता है, तो पिछड़े लोग हैं जो वीकर सेक्शन है उनको किस प्रकार से आगे लाया जाए, तो इस बात पे यहाँ पे एम्फसाइज किया जाता है, इन पे जोर दिया जाता है। उसके बाद है टू डिस्कस ऑन द क्रिएशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। देखो ह्यूमन रिसोर्स, अब आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारे ऐसा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी को चलाएगा कौन जब तक हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो जो उसको चलाने वाला साथ में मशीन खराब हो जाए तो उस मशीन को ठीक करने वाला। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे पार्टिकुलरली चाहे जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी आप बना ले, वहाँ पे इंसान की जरूरत होती है और इंसान को हमने स्किल्ड करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। तो ये सारी डिस्कशन यहीं पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कशन ऑन द चेंज ऑफ द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने समय के साथ चीजों को चेंज करना है, परिवर्तन करना है। अगर एक पॉलिसी आपने एग्जीक्यूट की है, वो सही से रिजल्ट नहीं दे रही है, तो उसको आपने या तो पूरी तरह से उसको बंद कर देना है या उसको मॉडिफाई करना है, इनोवेट करना है। तो ये सारी चीजें यहीं पर होती परिवर्तन किसी भी पॉलिसी के। उसके बाद है टू डिस्कस ऑन द एंगेजमेंट ऑफ द रूरल पीपल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो कहने का अर्थ है जो पार्टिसिपेशन है लोगों की, खासकर रूरल एरिया की गवर्नेंस सिस्टम में, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में, जब हम बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच की, तो तभी पॉसिबल है जब लोगों को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये यहीं पे हम डिस्कस करते हैं कि किन लोगों को हमने ज्वाइन करना है, पार्टिसिपेंट बनाना है और किस प्रकार से उनको क्या क्या अधिकार देना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे जिसमें मैंने रैप अप किया
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के कॉन्सेप्ट को, उसके काम को, उसका ऑब्जेक्टिव को। तो इस पूरे पॉइंट्स, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। जब आपको कोई क्वेश्चन आता है या कहीं पे आपने इसको किसी जगह पे बताना है, तो ये सारे पॉइंट्स के अलावा कुछ और भी पॉइंट अगर जो आपको लगते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड या कमीशन की। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि नेशनल लेवल पर अगर हमारे पास नीति आयोग है और एनडीसी है जो कि प्लानिंग बनाते हैं और टारगेट या ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए, तो स्टेट लेवल पे कुछ ऐसी बॉडीज की आवश्यकता थी जो उस प्लान या और टारगेट को अचीव कर सके। तो इसके लिए हमारे पास है हर स्टेट में अलग अलग तरीके से स्टेट प्लानिंग बोर्ड या कमीशन होता है। तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर लेते हैं डायरेक्टली स्टेट प्लानिंग बोर्ड या कमीशन पे जाने से पहले। तो थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस प्रकार से कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमने फेडरल सिस्टम अपनाया है, संघवाद सिस्टम अपनाया कि सेंटर के साथ साथ स्टेट को भी पावर दी गई है कि किस प्रकार से वो अपनी पॉलिसीज या ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर सकते हैं और उसको कैसे पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि इस संघवाद के सिस्टम में हमारे पास एक नेशनल लेवल का कोई भी ऐसा एक स्थान नहीं था, एक ऐसा फोरम नहीं था जहाँ पे सारे लोग आके मिलके डिस्कशन कर सके, डिटेल कोऑर्डिनेशन कर सके कि हमने किस प्रकार से अपनी नेशनल पॉलिसी को आगे और एक ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना। चाहे हमने संघवाद अपनाया लेकिन एक नेशनल पॉलिसी हमेशा हमारे पास रहता, चाहे हेल्थ की बात करें या एजुकेशन की बात करें। तो उसको कैसे अपनाया जाए या कैसे उसको अचीव किया जाए, तो उसके डिस्कशन के लिए कोई भी स्थान नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल लेवल पे हमने क्या किया, नीति आयोग को लाया नेशनल लेवल पे कि नेशनल लेवल पे एक आयोग होना चाहिए, ऐसी बॉडी होनी चाहिए जहाँ पे सारी एक हायर अथॉरिटी डिस्कस कर सके। तो नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को, रिप्लेस किसको किया, प्लानिंग कमीशन को, जो कि बहुत पुराना था, 15 मार्च 1950 में बना था। ठीक है, फिर उसके साथ हमने एक ऐसी जगह बनाई कि नीति आयोग तो एक छोटा सा फॉरम था जहाँ पे कुछ हायरार्की में कुछ खास लोग जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती वही लोग होते थे, लेकिन उसको हमने थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया कि उसके बाद इस फॉरम को थोड़ा बड़ा बनाना जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके डिस्कस कर सके, वहाँ पे मिल सके। तो उस फोरम का नाम हमने दिया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, जहाँ पे बहुत सारी कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारे लोगों को बुला के डिटेल डिस्कशन होती थी। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने लिखना है। तो धीरे धीरे जब हमने एनडीसी बनाया, नीति आयोग बनाया, तो स्टेट लेवल पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि मैंने पहले बोला, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि स्टेट लेवल पे हमें कुछ ऐसी बॉडी बनाने की जरूरत थी जो स्टेट लेवल के प्लान्स को एग्जीक्यूट कर ले। तो उसके लिए हमने प्लानिंग बोर्ड और कमीशन पे सभी लोगों ने जोर दिया कि ये पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज करने का एक तरीका है कि डिसेंट्रलाइज तरीके से पॉलिसी या प्लानिंग को कैसे अचीव किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी नीड थी, अभी इसकी बात कहीं पे नहीं हुई थी। तो पहली बार फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 1966 में बना और प्लानिंग कमीशन ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन में यही बात की गई कि स्टेट लेवल पे तो या तो प्लानिंग बोर्ड हो या तो कमीशन हो जो कि काम करे किसके फुटप्रिंट पर, नेशनल प्लान की जो नेशनल लेवल के टारगेट बनाए हैं उसकी राह पर चले। फिर इसके बाद फिर दोबारा से रिकमेंडेशन किए, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स मैटर्स थे, जो स्पेशलिस्ट थे, टेक्निकल एक्सपर्ट थे, उनको भी भेजा गया कि क्या करना चाहिए स्टेट लेवल पे, किस प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा जो एआरसी जो थी और एपेक्स बॉडी थी हमारे, एआरसी कई एपेक्स बॉडी मतलब जो प्लानिंग कर रहे थे, जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया, एनडीसी हुआ, उन्होंने और साथ में एआरसी ने बोला कि प्लानिंग जो है स्टेट में वो 4 सेक्टरल यूनिट में डिवाइड कर दो। अगर 4 सेक्टर मेन खास यूनिट उनमें आप डिवाइड कर दें तो स्टेट की प्लानिंग जो इम्प्रूव हो जाएगी। तो पहला इन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन, क्योंकि देखो रूरल एरिया ग्राउंड लेवल की बात करते हैं जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो ग्राउंड लेवल पे हमें जो लोग मिलते हैं ज़्यादातर जुड़े किससे होता है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को कैसे सुधारना और इरिगेशन को कैसे इंप्रूव करना जिससे प्रोडक्शन बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इसको एक पहला सेक्टर बनाया। दूसरा सेक्टर बनाया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रूरल एरिया या ग्राउंड लेवल में मेन आवश्यकता जो बेसिक फैसिलिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही आपका इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव होगा और एग्रीकल्चर सिस्टम इंप्रूव होगा। उसके बाद नेक्स्ट था इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और चौथा सिस्टम बनाया स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएशन यूनिट। स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएशन यूनिट मतलब जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो, टारगेट्स निर्धारित कर रहे हो, तो उनको इवैल्यूएट करना समय के साथ, देखना कि क्या वो जो हमने टारगेट बनाए थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए। तो ये 4 प्रकार का सेक्टरल यूनिट की डिमांड की थी एआरसी ने। लेकिन ये सारी रिकमेंडेशन सब कुछ होने के बाद भी क्या हुआ, आफ्टर द रिकमेंडेशन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो विभिन्न स्टेटों ने अपने अपने प्रकार के बोर्ड और कमीशन बनाए। और सबसे पहले जिस स्टेट ने जो ये बोर्ड कमीशन बनाया था वो था केरला। केरला वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने स्टेट प्लानिंग बोर्ड बना दिया 1967 में। ठीक है, और आफ्टर दैट अदर स्टेट हैज आल्सो फॉर्म्ड द सेम सिस्टम।
जैसे आसाम ने क्या किया, आसाम ने तो अभी का जो हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो नीति आयोग बनाया, इसी प्रकार का आसाम ने अपने लिए एक आयोग बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया है कि स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग, सीता जिसका शॉर्ट फॉर्म में गया, और इसको अपनाया इन्होंने कब, दिसंबर 2016 से। तो कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आपने देखा कि पहले सिर्फ नेशनल लेवल पे था प्लानिंग कमीशन डीसी, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे हमने स्टैंडिंग प्लानिंग बोर्ड कमीशन की डिमांड की गई, और सबसे पहले एआरसी ने इस पे बात की, फिर प्लानिंग कमीशन ने बात की, फिर केरला ने अपना इसको स्टेट प्लानिंग बोर्ड या कमीशन बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सारे स्टेटों ने इसको अपनाया, और कई स्टेटों ने तो सेंटर वाले ही कॉन्सेप्ट को या सेम चीज को अपना के रखा है, एग्जीक्यूट किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं हिमाचल में कि हिमाचल में जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड या कमीशन है उसकी कंपोजिशन क्या है या किस प्रकार से काम कर रहा है ये, तो इसको देखते हैं। तो क्या हुआ, हम स्टार्टिंग में पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे कि इन हिमाचल प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड वाज कंपोज आफ्टर गेटिंग द स्टेटस ऑफ सेपरेट स्टेटहुड इन ऑन 25 जनवरी 1971। तो कहने का अर्थ है कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड या कमीशन हिमाचल में कब बना, जब हिमाचल एक स्टेट सेपरेट स्टेट बन गई या फुल फ्लैश स्टेट बन गई। ये कब बनी, 25 जनवरी 1971 में, ठीक है। और इट इज कंपोज बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो बनता है, ये कमीशन बनता है, ये इसको कौन कंपोज करता है, गवर्नर करता है, ठीक है। मोर मतलब गवर्नर की लगती है, और रिकमेंडेशन जो सिफारिश होती है वो चीफ मिनिस्टर की होती है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन। इस हमने जैसे देखा कि जो हेड होता है स्टेट का वही उसका चेयरमैन बनता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे पीएम है तो स्टेट लेवल पे सीएम इसका चेयरमैन होगा, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू मेक चेंजेस इन द बोर्ड कंपोजिशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान रखना है कि एक बार जब जो हमारा बोर्ड होता है कमीशन है उसको चेंज कर सकता है, स्टेट के पास पावर है। लेकिन जब एक बार एक कुछ सालों के बाद या कुछ देर के बाद एक बोर्ड की गठन हो जाती है, तो उस बोर्ड के गठन को दोबारा चेंजेस नहीं किया जाता। अगर सरकार चेंज हो जाती है, एक बार गठन करने के बाद सरकार चेंज हो गई तो दूसरी सरकार आई, तो उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि उस बोर्ड के मेंबर्स या बोर्ड को चेंज करना, वो इनवैलिड हो जाएगा। इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है ध्यान से कि जब एक बार बोर्ड का गठन हो जाता है तो अगर सरकार चेंज हो गई या दूसरी सरकार गई तो उस बोर्ड को चेंज नहीं कर सकती है। तो हम बात करते हैं अब कंपोजिशन की, थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन करने के बाद। तो जैसे कि मैंने बोला इसमें एक चेयरमैन होगा, तो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, तो श्री जयराम ठाकुर जी हमारे चेयरमैन है इसके स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। और डिप्टी चेयरमैन है श्री रमेश चंद धवाला जी। और इसके कुछ मेंबर होते हैं, मेंबर कौन कौन से होते हैं आपने याद रखना है, स्टेट कैबिनेट और काउंसिल मेंबर, ये इसके मेंबर होंगे। उसके बाद मेंबर ऑफ लोकसभा, क्योंकि जो हमारे स्टेट से लोकसभा में मेंबर जाते हैं या राज्यसभा में मेंबर जाते हैं वो भी इसके मेंबर रहेंगे। साधारण भाषा में बोले तो ये एक एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी होगा। उसके बाद ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ होंगे, ठीक है। उसके बाद वाइस चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ एचपी, एचपी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है चाहे सेंट्रल या स्टेट होगी उसके जो वाइस चांसलर है वो भी इसका पार्ट होंगे। उसके बाद चेयरमैन होगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसके बाद इसका मेंबर सेक्रेटरी होगा एडवाइजर ऑफ प्लानिंग। तो ये इसकी कंपोजिशन है, इसको आपने याद रखना है। मेंबर्स टाइम के साथ अब चेंज होते रहते हैं तो उस पर भी आपने ध्यान देना है। तो अब हम बात करते हैं मेन चीज की फंक्शन रोल क्या है, कार्य क्या है स्टेट प्लानिंग बोर्ड या कमीशन का हिमाचल प्रदेश में। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको थोड़ा समझेंगे। पहला स्टेप मैंने लिखा है या पहला पॉइंट लिखा है कि टू मेक द प्लान ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द नेशनल एम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैंने बोला कि नीति आयोग जब बना उसका मेन उद्देश्य ये था कि एक हमारे पास ऐसी मशीनरी हो, एक ऐसा एटीट्यूड हो जो नेशनल को, सारे देश को एक नजरिए के अंदर देखे। उसी नजरिए के अंदर जो स्टेट के डिसेंट्रलाइज लेवल पे उन्हीं एम्स उन टारगेट्स को स्टेट ने पाना है। चाहे हेल्थ की बात करें कि हेल्थ में हमने चाइल्ड हेल्थ को सुधारना है, तो चाइल्ड हेल्थ में हमने की जो पॉलिसी है उसको कैसे पाएंगे, जब हम स्टेट लेवल पर उसको निर्धारित करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और सारे स्टेट इकट्ठा होकर उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि पहला काम यह था कि कोऑर्डिनेशन बनाना था सेंटर और स्टेट के बीच में किसी पॉलिसी को लेकर। उसके बाद है टू इवेलुएट द मैन पावर एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ टारगेट। तो ठीक है, अगर किसी पॉलिसी को आपने पाना है, किसी टारगेट को आपने पाना है, तो उसके लिए आपको मैन पावर की जरूरत है, आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, तभी आप उस टारगेट को पा सकते हैं। लेकिन तब होगे जब आप इवेलुएट करोगे, जब आप देखोगे कि क्या किस चीज की कमी है, मूल्यांकन करोगे। तो नेक्स्ट है टू evaluate the performance of plan at the state, block, district and sectoral level।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने इवैल्यूएशन ह्यूमन रिसोर्स की, उसी प्रकार से परफॉर्मेंस करनी, जो भी प्लान बनाता है हर साल उसकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। और इवैल्यूएशन भी कैसे करना, पहले हम स्टेट में, पहले स्टेट लेवल पर देखेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल में कैसा काम कर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर सेक्टरल या ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम करा। हर जगह हर स्टेप पे उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से काम कर सकता है। नेक्स्ट है टू एग्जामिन द रीजन ऑफ स्लो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपने ये देखना जरूरी है, इवैल्यूएट कर लिया, आपके पास लगे कि हाँ जैसा हमने टारगेट बनाए थे मूल्यांकन करके वैसा काम नहीं कर रहा है, तो उसके बाद आपने रीजन फाइंड आउट करना है कि क्या कारण है, चाहे सोशल है इकोनॉमिकल है, क्या कारण है जिससे वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रूटिनाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑब्स्टेकल ऑफ पॉलिसी एंड गिव सजेशन टू इम्प्रूव इट। ठीक है, अब क्या होता है कि आप स्टेट लेवल पे या डिसेंट्रलाइज लेवल पे कर रहे हैं, देखो पॉलिसी तो नेशनल लेवल से बन रही है, ठीक है, तो उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पे ग्राउंड लेवल पे हर स्टेट की अपने अपने ऑब्स्टेकल्स आएगी, अपने अपनी कमी आएगी, अपनी अपनी दुविधाएं आएगी, अपनी अपनी रुकावटें आएगी। तो उन रुकावटें को, उनका सजेशन आपने नेशनल लेवल नीति आयोग या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पे आपने देना है, ताकि उस स्टेट में उस प्रकार से वो इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी ऊपर से बन रही है और स्टेट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसी हर स्टेट में उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर स्टेट का एक अपना सोशल दायरा है, इकोनॉमिकल दायरा है। तो उसको जहां पे जिस स्टेट में जो प्रॉब्लम आ रही है, उस सजेशन को जाके एनडीसी में डिस्कस करना है, ताकि उसके लिए सही सुझाव या सही सोल्यूशन बन सके। उसके बाद है टू मेक प्लान्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट देना ही जो सरकार का मेन काम होता है, रोजगार, ताकि लोग अपनी अर्निंग कर सके, अपनी जो रोज की जो आवश्यकताएं उनको पूरा कर सके। तो इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, देखना है, जांचना है, और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि टू गिव सजेशंस टू द इम्प्रूव इंटर स्टेट रिलेशनशिप पर्टेनिंग टू वेरियस इकोनॉमिकल रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज के संबंधित में को जो सेंट्रल स्टेट के बीच में जिनका विभाजन होता है, लोकेशन होता है, तो उसको कैसे करना चाहिए, ये यहाँ पर डिस्कशन तभी होता है जब स्टेट लेवल पे इसको जांचा जाए, इसको इवैल्यूएट किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा फाइनेंस कमीशन बनता है, जो कि टैक्स या बहुत सारे पैसे या रिसोर्सेज का एलोकेशन पे बात करता है कि किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए। तो ये प्लानिंग कमीशन देखता है कि हमें कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, स्टेट्स हम कितना डिजर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होती है। ठीक है, उसके बाद टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन डाटा रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो अगर नेशनल लेवल पे आपको कोई भी डाटा चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये डाटा तभी मिल सकता है जब ग्राउंड लेवल पे कोई बॉडी काम कर रही हो। जैसे कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड काम कर रहा है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको अगर या ग्रास लेवल पे हमने उसको काम करने में लगाते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो स्टेट लेवल पे कुछ बॉडी होना जरूरी है। उसके बाद टू गिव डायरेक्शंस एंड मेक कंट्रोल एट सब लेवल ऑफ द प्लान एग्जीक्यूशन। देखो फिर वही बात है कि स्टेट लेवल पे अगर हमें किसी चीज को इंप्लीमेंट करना है, जो सेंटर को प्लान को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो स्टेट लेवल पे हमें कोई बॉडी बनानी पड़ेगी जो कंट्रोल करेगी उससे नीचे वाले लेवल पे, उससे नीचे वाले लेवल पे। तो इस प्रकार से ये एक डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए प्लानिंग बोर्ड हमने जो कमीशन क्रिएट किया है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मेन फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद टू गेट सजेशंस एंड टू मेक कोऑर्डिनेशन विद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर द स्टेट डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो मेन ग्राउंड लेवल पे या ग्रास लेवल पे मैं बोलता हूँ कि मैं मानता हूँ कि काम करता है, और उसके बाद उसके क्या सजेशन, क्या उसके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उनको जाके ले जाता है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पे, जो एक बहुत बड़ा फोरम है जहाँ पे सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर आके बात करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पे, टेक्नीशियन होते हैं, और जहाँ पे ये बात की जाती है कि किस स्टेट में किस प्रकार की दुविधा आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, किस स्टेट में किस प्रकार से कोई जो पॉलिसी वो अच्छे से वर्क कर रही है। तो इस प्रकार से ये काम करता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ एनडीसी और नीति आयोग। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, इसी के साथ पूरा यूनिट खत्म हो चुका है, थर्ड यूनिट, और फोर्थ यूनिट जल्दी हम अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने प्रेस करना बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।